आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि चार्जेज पास पास रखे होते हैं तो उनके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या रिपल्सन फोर्स लगता है। यदि चार्जेज सेम नेचर के हैं तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। यदि चार्जेज अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यदि हम इन चार्जेज के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें कूलॉम्स लॉ की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है, उसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वैसे हम आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों को स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं इस लाइन को फिर रिपीट करता हूं। किन्हीं दो स्थिर विंद आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर स्थित है। तो इनका पहला स्टेटमेंट क्या था कि जो इनके मध्य लगने वाला, आवेशों के मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो मैथमेटिकली लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दूसरी बात थी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भी मैथमेटिकली लिखेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम इकट्ठा लिख देंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम जानते हैं एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो F इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे K क्या है? K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वैक्यूम के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर एक बात और याद रखनी है हमको, जो K है इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। और यदि हम मीडियम निर्वात लेते हैं, मीडियम का मतलब माध्यम, हम निर्वात लेते हैं तो उसके लिए K की वैल्यू जो होगी वो 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का जो यूनिट है हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। K इक्वल टू हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R स्क्वायर इसका मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का क्या होता है? ये आवेश का होता है कूलम। तो कूलम इंटू कूलम, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जो F हो गया कूलम का, जो नियम के हिसाब से जो हमने फोर्स कैलकुलेट किया है वो F इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें एक टर्म आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम, तो इसका यूनिट जो होता है वो K के यूनिट के अपोजिट होता है, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और यदि हम निर्वात के स्थान पर कोई मीडियम ले रहे हैं, यदि निर्वात के स्थान पर दोनों आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज हो जाता है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? F के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट K है ये एप्सिलॉन के इक्वल होता है, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहां से K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। K इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो K है
उसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है, वाटर के लिए 81 होती है, और यदि कोई कंडक्टर है तो उसके लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछी भी जाती है एग्जाम में कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, विमीय सूत्र बताइए, या कई बार इसका मात्रक आता है वो भी निकलवाने के लिए। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे कूलम नियम से। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो ये हो गया 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2, Q का आपको पता है कूलम स्क्वायर हो गया ये मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, तो इसका मात्रक तो हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करें तो क्या हो गया, कूलम का हो गया 80 इंटू 80 अपॉन न्यूटन, यानी बल का है तो ml t की पावर -2 हो गया, और जो लंबाई है r जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी उसका l होता है, तो l यहाँ पे l हमने रख दिया। तो इसका जो विमीय सूत्र आ गया वो गया m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर -2। इस कूलम के नियम में जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें समझनी है ये, कि जब भी हमने आवेशों के मध्य में कोई k परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा है तो जो फोर्स है, जो स्थिर वैद्युत बल है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि एफ के इक्वल टू हो जाएगी एफ अपॉन के। कूलम के नियम में मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको पता चल गया, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है, और इसमें एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी और फ्री स्पेस होता है। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आशा करता हूं कि आपको कूलम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।